हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पे। इस सीरीज का इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 10 कवर करने जा रहे हैं। इस सीरीज के अंदर आने वाले वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे ऐप पर जा सकते हैं। ऐप का डाउनलोडिंग लिंक आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऐप को डाउनलोड करने के बाद लॉगिन साइनअप करने के बाद आप जाएंगे फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में, आपको सारे पीडीएफ इसी में दिख जाएंगे। अब तक जो भी सेट्स हुए हैं उन सारे का पीडीएफ आपको इसी वाले सेक्शन के अंदर दिखेंगे। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और करते हैं प्रश्नों को। निम्नलिखित में से कौन से अणु की प्रकृति द्विपरमाणुक है, यानी कि डाई एटॉमिक है। यानी वो कौन से मॉलिक्यूल हैं जिनमें दो एटम्स आते हैं। डाई एटॉमिक, डाई का मतलब दो होता है, एटॉमिक का मतलब एटम। तो वो कौन सा मॉलिक्यूल है इसमें से जो डाई एटॉमिक है, यानी जिसके एक मॉलिक्यूल में, जिसके एक अणु में दो परमाणु आते हैं। तो आर्गन मोनो एटॉमिक है, ऑक्सीजन डाई एटॉमिक है, हीलियम मोनो एटॉमिक है और फास्फोरस टेट्रा एटॉमिक है। ऐसे ही सल्फर के बारे में आपसे पूछा जाता है, ये ऑक्टा एटॉमिक है, इसे आप पोली एटॉमिक भी बोल सकते हो, बहुपरमाणुक भी आप बोल सकते हो, है ना। बहुपरमाणुक आप बोल सकते हो। ये जो फास्फोरस है इसे भी बहुपरमाणुक ही कहा जाता है, यानी कि पोली एटॉमिक। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हमारा राइट आंसर। ऑक्सीजन डाई एटॉमिक है, वहीं अगर हम ओजोन की बात करें तो ट्राई एटॉमिक है। ओजोन ये ट्राई एटॉमिक है, ट्राई एटॉमिक। 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, ये आपके एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। 2024 में पूछा गया था आरआरबी जेईई सीबीटी 1 में। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ये सारे मान आपको याद रखने, ये सारे मान जो है 25 डिग्री सेल्सियस पर ही है और आपके एग्जाम में यहाँ से खूब सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जठर रस का पीएच मान जो है वो 1.2 है। जठर रस का पीएच मान 1.2 है। नींबू रस 2.2 है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 है। रक्त का पीएच 7.4 आप याद रखेंगे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है, 10 होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का लगभग 14 होता है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार है, पीएच मान 14 है मैक्सिमम। इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, बी हो जाएगा। और आप ये कलर भी ध्यान में रखना, है ना, जिसका पीएच, जब पीएच जो है लगभग 14 होता है तो गहरा नीला रंग देता है ये पीएच पेपर। और जब प्रबल अम्लीय प्रकृति का कोई अगर विलयन है या फिर प्रबल अम्ल है तो ऐसे लाल रंग मिलेगा, गहरा लाल रंग मिलेगा। तो इस हिसाब से जो है मोटे तौर पर जो है थोड़ा बहुत आपको आइडिया लेकर के रखना है कि किस पीएच पेपर का कलर जो है कैसा होता है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्मों का चयन कीजिए। सही पेयर चुनना है। प्रतिरोध एम्पियर मीटर, प्रतिरोधकता वोल्ट मीटर। यानी कि एक तरफ जो है भौतिक राशि है और साथ में मिलान किया गया है राशि मात्रक को, है ना, मात्रक को, एसआई मात्रक को। तो जो प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है, इसका फॉर्मूला होता है रो L बाई ए। रो L बाई ए प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो ओम होता है। एक और फॉर्मूला होता है R = V बाई ए। ठीक, तो यहाँ से अगर आप इस R का जो एसआई मात्रक देखेंगे, है ना, ये प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है और इसी को आप लिख सकते हो, इसी ओम को आप लिख सकते हो वोल्ट पर एम्पियर आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखो प्रतिरोध बराबर एम्पियर मीटर दिया हुआ है, यानी कि ये ए ऑप्शन गलत है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, लेकिन यहाँ पर देखो प्रतिरोधकता को वोल्ट बाई मीटर बोला गया है। वोल्ट बाई मीटर, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक वोल्ट बाई मीटर बोला गया, तो ये गलत हो जाएगा। ये प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, यानी बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। चलो प्रतिरोधकता का निकालते हैं, यानी ये रो बराबर हो जाएगा प्रतिरोध गुने में
क्षेत्रफल बट्टे में ये लंबाई, यहाँ से आप निकालो इसका एसआई मात्रक इस रो का, ये आपको मिलेगा ओम मीटर। निकाल कर देख लेते हैं। ये प्रतिरोध है, इसका एसआई मात्रक ओम आएगा, एरिया का मीटर स्क्वायर आएगा और लेंथ का मीटर आएगा, तो मीटर से ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर मिल गया आपको ओम मीटर। ओम मीटर ये एसआई मात्रक है इस प्रतिरोधकता का, रेजिस्टिविटी का, है ना, रेजिस्टिविटी का। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है, सही है। प्रतिरोधकता का ओम मीटर है, सही है। यानी कि सी जो है सही है, सी सही है। ये फिर गलत हो जाएगा। प्रतिरोध को मिलाया गया है वोल्ट पर एम्पियर से, जो कि सही है, लेकिन प्रतिरोधकता को यहाँ पर मिलाया गया ओम से, जो कि गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रेडॉक्स अभिक्रिया यानी कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया में अपचयन को डैश के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो अपचयन को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की वृद्धि उपचयन होता है, उपचयन होता है यानी कि ऑक्सीडेशन होता है। एक विद्युत ऋणात्मक तत्व की वृद्धि, हाइड्रोजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की वृद्धि अपचयन होता है, अपचयन होता है। इलेक्ट्रॉनों के ह्रास, इलेक्ट्रॉनों के ह्रास ये आपका उपचयन होता है और ये भी आपका उपचयन होता है, ये भी आपका उपचयन होता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा ये हाइड्रोजन की वृद्धि अपचयन। अपचयन के बारे में पूछा गया था, तो अपचयन को हाइड्रोजन की वृद्धि के रूप में वर्णित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी रेखित पेशियों की विशेषताएं हैं? रेखित पेशी, जो रेखित पेशी है इसी को हम लोग कंकाल पेशी भी बोलते हैं, इसी को हम लोग कंकाल पेशी भी बोलते हैं। यानी वो पेशी जो हमारे कंकाल से जुड़ी हुई है, जो हमारे कंकाल से जुड़ी हुई है, जो हमारे हाथ पैर की जो हड्डियां हैं उन सारे से जुड़ी हुई है। और इन पेशियों में हम अपनी इच्छा अनुसार गति करवा सकते हैं, इन पेशियों में हम अपनी इच्छा अनुसार गति करवा सकते हैं, गति करवा सकते हैं। ये जो रेखित पेशियां होती हैं वो आपकी बेलनकार होती है, ये बेलनकार होती है ना, ऐसे बेलनकार होती है। और इनमें डार्क एंड लाइट बैंड्स होते हैं ऐसे। अगर माइक्रोस्कोप पर देखा जाए, ये क्या है? रेखित पेशी की एक कोशिका है, रेखित पेशी की एक कोशिका है। और पेशी की जो कोशिका होती है उससे हम लोग रेशा बोल देते हैं, फाइबर बोल देते हैं। तो ये मसल फाइबर है, मसल फाइबर और कुछ नहीं, मसल सेल है, यानी कि पेशी कोशिका है, या फिर इसी को आप पेशी रेशा बोल सकते हो। तो माइक्रोस्कोप पर देखने पर, माइक्रोस्कोप में देखने पर इनमें लाइट एंड डार्क बैंड्स नजर आते हैं। ये डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड। तो लाइट एंड डार्क बैंड्स नजर आते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये रेखित है ना, रेखित है। और ये जो कंकाल पेशी होती है इसकी एक कोशिका में एक से अधिक नाभिक होते हैं, एक से अधिक नाभिक होते हैं। तो बहुकेंद्रीय होते हैं या बहुनाभिकीय होते हैं। तो हम बोलेंगे कि ये बेलनकार है, बेलनकार है, ये ब्रांच्ड नहीं होती है, अशाखित है और बहुकेंद्रीय है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह स्केलेटल मसल कंकाल पेशी, कंकाल पेशी है ना, ये कंकाल पेशी है। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? इसी को हम लोग रेखित पेशी बोल देते हैं, है ना, इसी को हम लोग रेखित पेशी बोल देते हैं। याद रखेंगे आप, ये बेलनकार होती है, एक से अधिक नाभिक होते हैं, लाइट एंड डार्क बैंड्स नजर आते हैं, तो ये रेखित पेशी होती है, ठीक। और ये अनब्रांच्ड होते हैं, अशाखित होते हैं। शाखित आप नहीं बोलेंगे, शाखित जो है हमारे हृदय की पेशी होती है। दृष्टि के अपवर्तन दोषों के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन कीजिए। दृष्टि के अपवर्तन दोषों के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन कीजिए। हाइपरमेट्रोपिया, निकट दृष्टि दोष, मायोपिया, दीर्घ दृष्टि दोष। गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जो मायोपिया है ना, इसे कहा जाता है निकट दृष्टि दोष, और जो हाइपरमेट्रोपिया है इसे कहा जाता है दीर्घ दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया, बायोलॉजिकल टर्म मायोपिया। दीर्घ दृष्टि दोष या फिर दूर दृष्टि दोष, इसी का बायोलॉजिकल टर्म है हाइपरमेट्रोपिया। अभी जो निकट दृष्टि दोष है, इसमें निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती है, दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। और इसे ठीक करने के लिए, इसे ठीक करने के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है।
दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई पड़ती है, नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती है, और इसे ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो सही युग्म चुनना था ना, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी हमारा राइट आंसर। सोडियम हाइड्रोक्साइड के उत्पादन के लिए आमतौर पर किस औद्योगिक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के उत्पादन के लिए तो लवण जल का वैद्युत अपघटन यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। ब्राइन यानी कि नमक पानी का घोल, जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। उसके बाद क्लोरीन गैस मुक्त होती है, क्लोरीन गैस मुक्त होती है, और हाइड्रोजन गैस जो है मुक्त होती है। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, क्लोरीन बनता है और हाइड्रोजन बनता है। ठीक, और इस प्रोसेस को हम लोग क्लोड अल्कली प्रोसेस बोलते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्लोड क्षार प्रक्रिया बोलते हैं। क्लोड क्षार प्रक्रिया बोलते हैं, क्लोड अल्कली प्रोसेस बोलते हैं। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कॉन्टैक्ट प्रोसेस पढ़ना नहीं है आपको, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है इससे। और हैबर प्रोसेस ये भी आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन अमोनिया बनाया जाता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। श्रम का विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर किस में होता है? श्रम का विभाजन यानी कि काम का बंटवारा, काम का बंटवारा किस में होता है? तो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों जीव में। जैसे जिसके पास, जिन जीवों में अंग तंत्र है उनमें काम का बंटवारा अंग तंत्र के हिसाब से हो जाता है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर उत्सर्जन तंत्र है, उसका अलग काम है। पाचन तंत्र, उसका अपना अलग काम है। श्वसन तंत्र, उसका अपना अलग काम है। परिवहन तंत्र, उसका अपना अलग काम है। प्रजनन तंत्र, उसका अपना अलग काम है। तो अलग अलग काम को करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग तंत्र हैं। जिन जीवों के अंदर भाई अंग तंत्र नहीं पाए जाते हैं, केवल अंग पाए जाते हैं, उनमें अंग के स्तर पर काम का बंटवारा हो जाएगा। जिन जीवों में अंग भी नहीं है, जिन जीवों में केवल ऊतक है, उनमें ऊतक के स्तर पर अंग का बंटवारा हो जाएगा, काम का बंटवारा हो जाएगा, श्रम का विभाजन हो जाएगा। जिन जीवों में केवल कोशिकाएं हैं, यानी कोशिकाएं मिलकर के ऊतक का निर्माण नहीं की हुई है, उन जीवों में जो काम का बंटवारा है वो किस स्तर पर होगा? कोशिका के स्तर पर होगा, है ना। अलग अलग कोशिकाएं मिलकर के अलग अलग काम करेंगी। और जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें तो एक ही सेल है, तो उन एक कोशिकीय जीवों में, उन यूनिसेलुलर जीवों में, उन एक कोशिकीय जीवों में जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जो कोशिकांग होते हैं, उनके स्तर पर काम का बंटवारा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना अलग काम, गोल्जी उपकरण का अलग काम, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अलग काम, राइबोसोम का अलग काम। ऐसा नहीं कि बहुकोशिकीय जीवों में ये काम का बंटवारा नहीं होता है कोशिका स्तर पर, लेकिन बहुकोशिकीय जीव में जो है हम लोग ऊतक स्तर पर बात करते हैं, अंग तंत्र के स्तर पर बात करते हैं, अंगों के स्तर पर बात करते हैं, लेकिन जो एक कोशिकीय जीव है उनमें भी काम का बंटवारा होता है। तो हम बोलेंगे एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों जीव। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये रिसेंटली आपके एग्जाम में पूछा गया था 2024 में सवाल, सेल चैप्टर में जो है आपको मिल जाएगा ये डिवीजन ऑफ लेबर वाला जो कॉन्सेप्ट है। ए हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग का सही वर्णन करता है? देखो, मैकेनिकल एनर्जी ये बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो बोलेंगे कुल यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग का सही वर्णन करता है, यानी कि कुल यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसको सबसे अच्छी तरह वर्णित करता है कि क्यों पोटेशियम ब्रोमाइड जैसे आयनिक यौगिक ठोस रूप में विद्युत चालन नहीं करते हैं लेकिन गलित रूप में करते हैं? जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, ऐसे ही पोटेशियम ब्रोमाइड है। देखो, धातु अधातु का यौगिक है ना, ये धातु है और ये दोनों क्या है? अधातु है। धातु अधातु
कि ये दोनों के दोनों यौगिक हैं। धातु अधातु से जो यौगिक बनते हैं उससे हम लोग क्या बोलते हैं? उससे हम लोग आयनिक यौगिक बोलते हैं। आयनिक यौगिक बोलते हैं। ये जो आयनिक यौगिक होते हैं, चाहे पोटेशियम ब्रोमाइड हो चाहे सोडियम क्लोराइड हो, इनमें क्या होता है कि कैटायन और एनायन के रूप में आयन मौजूद होते हैं और इनके बीच में बहुत ही मजबूत आकर्षण बल होता है, स्थिर वैद्युत बल होता है। ये जो स्थिर वैद्युत बल होता है इसी को हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, है ना। ये बॉन्ड क्या है? बल है। तो ये बल इन दोनों आयन को आपस में बांधे रखते हैं। अब विद्युत का चालन तभी होगा जब ये आयन्स फ्री होंगे। विद्युत का चालन तभी होगा जब ये आयन्स फ्री हो जाए, ऐसे पोटेशियम और ब्रोमीन आयन ऐसे फ्री हो जाए, है ना। ये दोनों के दोनों जब फ्री हो जाएंगे तभी ऐसा होगा। और ये फ्री होते हैं मोल्टेन स्टेट में, है ना। मोल्टेन स्टेट में यानी कि गलित अवस्था में, या फिर जलीय विलयन के रूप में जब होते हैं, सॉल्यूशन के रूप में जब ये होते हैं तब। जब ये ठोस के रूप में होते हैं तब इनके बीच में आकर्षण बल बहुत मजबूत होता है, ये फ्री नहीं हो पाते हैं। जो आयन्स होते हैं वो फ्री नहीं हो पाते हैं। जब ये फ्री नहीं हो पाएंगे तो विद्युत का चालन जो है वो नहीं हो पाएगा ठोस रूप में, जबकि इस फॉर्म में हो जाएगा। ठीक, यही मेन कारण है। तो हम बोलेंगे आयनिक आबंध ठोस पोटेशियम ब्रोमाइड में आयन संचालन को रोकते हैं, है ना। आयन के मूवमेंट को रोकते हैं आयनिक बॉन्ड ठोस फॉर्म में। किसी भी आयनिक यौगिक के लिए आप ये कॉन्सेप्ट जो है लगा सकते हो। सोडियम क्लोराइड के केस में भी आप ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के सारे ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। गलित रूप में पोटेशियम ब्रोमाइड गैस से परमाणु में विघटित हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। गैस से परमाणु विघटित नहीं होते हैं। गलत युग्म का चयन कीजिए। गलत युग्म का चयन करना है। छोटे मांसाहारी तृतीय पोषी स्तर, प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषण स्तर, सपोषी प्रथम पोषी स्तर, जीवाणु चतुर्थ पोषी स्तर। सपोषी प्रथम पोषी स्तर पर आएंगे, बिल्कुल सही है। सपोषी जो होते हैं हमारे आहार श्रृंखला में जो है प्रथम पोषी स्तर पर आते हैं। यहाँ पर आते हैं सपोषी, यहाँ पर सपोषी आते हैं। ये पहला ट्रॉपिक लेवल है। दूसरे में आते हैं आपके शाकाहारी, शाकाहारी आते हैं जो द्वितीय पोषी स्तर है। जो तृतीय है इसमें आते हैं छोटे मांसाहारी, छोटे मांसाहारी, छोटे मांसाहारी। ये तीसरे वाले पर, और चौथे वाले पर आते हैं बड़े मांसाहारी, बड़े मांसाहारी, बड़े मांसाहारी। तो छोटे मांसाहारी तृतीय पोषी स्तर, छोटे मांसाहारी तृतीय पोषी स्तर सही है। प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता किसको बोलते हैं? शाकाहारी को बोलते हैं। शाकाहारी को हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं। देखो, सपोषी को छोड़कर सारे के सारे उपभोक्ता ही हैं, तो पहला जो उपभोक्ता आएगा उससे हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता बोलेंगे। तो इसी को हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं, इसी को हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं। ये सही है, ये सही है। सपोषी प्रथम पोषी स्तर सही है। जीवाणु चतुर्थ पोषण स्तर, तो गलत युग्म का चयन करना है। देखो, जीवाणु को तो आप हर जगह डाल सकते हो, बैक्टीरिया को तो आप किसी भी पोषी स्तर पर डाल सकते हो। यहाँ भी डाल सकते हो, यहाँ भी डाल सकते हो, यहाँ भी डाल सकते हो, यहाँ भी डाल सकते हो। ठीक, तो कोई एक पोषी स्तर इसका फिक्स नहीं है। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये गलत युग्म है। ब्रायोफाइलम पत्ती के किनारे के निशानों में उत्पन्न कलियां मृदा पर गिरती है और नए पादपों के रूप में विकसित होती है। प्रजनन की ऐसी विधि को किस नाम से जाना जाता है? जो ब्रायोफाइलम की पत्तियां होती हैं, जो ब्रायोफाइलम की पत्तियां होती हैं, उसके मार्जिन पर ऐसे बड्स जो है बनते हैं, ऐसे बड्स बनते हैं, मार्जिन पे ऐसे बड्स बनते हैं। फिर ये बड जो है टूट करके मृदा में गिर जाते हैं। यहाँ पर अगर वातावरण अनुकूल रहा, ब्रायोफाइलम के प्रति वातावरण अगर अनुकूल रहा, तो यहाँ पर नया ब्रायोफाइलम का पादप जो है उग जाएगा इसी वाले बड से। तो इसे हम लोग कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। जो जड़ है, तना है, पत्ती है, ये पादप के कायिक भाग कहलाते हैं।
ये कायिक भाग कहलाते हैं और इनसे नए पादप का उगना ही कायिक प्रवर्धन कहलाता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि पत्ती से नया पादप उग रहा है, तो ये कायिक प्रवर्धन हो जाएगा। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अलैंगिक प्रजनन का ये एक प्रकार है ना। ये जो प्रजनन है ये अलैंगिक प्रजनन का प्रकार है। निम्नलिखित में से क्या किसी धात्विक चालक के प्रतिरोध को बढ़ाएगा, यानी धातु के चालक के प्रतिरोध को बढ़ाएगा? उच्चतर चालकता वाली सामग्री का प्रयोग करना। नहीं, अगर चालकता ज़्यादा है वैसे केस में जो प्रतिरोध है वो तो कम मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। प्रतिरोध ज़्यादा मतलब चालकता कम, तो ये नहीं होगा। चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युतीय धारा को कम करना, इससे प्रतिरोध पर फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। आप धारा को बढ़ाओगे घटाओगे उससे प्रतिरोध में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक। इसकी लंबाई को कम करना, R = ρl/a होता है। तो अगर आप लंबाई को बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, अगर आप लंबाई को कम करोगे तो प्रतिरोध कम होगा। तो इसकी लंबाई को कम करना, कम करोगे तो प्रतिरोध घटेगा ना कि बढ़ेगा। इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को कम करना। अब आप यहाँ पर देखो, अगर आप ये जो एरिया है काट का क्षेत्रफल है, अगर आप इसको बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, अगर आप इसको कम करते हैं तो प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को कम करने से प्रतिरोध बढ़ेगा। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर। आमाशय भित्ति में स्थित जठर ग्रंथियां निम्नलिखित में से किसका स्राव नहीं करती? ये जो जठर ग्रंथियां होती हैं ये जठर रस का स्राव करती है। इसका पीएच मान अभी आपने देखा था 1.2। इस जठर रस में एक तो HCl होता है और क्या होता है, पेप्सिन एंजाइम होता है और होता है म्यूकस श्लेष्मा। तो लार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये लार जो है कौन सी ग्रंथि साबित करती है? तो लार ग्रंथि, है ना। लार ग्रंथि के द्वारा लार को सिक्रिएट किया जाता है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के सारे 3 जो है जठर रस में हमें मिल जाएगा, यानी कि जठर ग्रंथि के द्वारा इन सारे का स्राव होता है। पेप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन को तोड़ता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इस पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट करता है, अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। और ये जो श्लेष्मा है आमाशय की भित्ति को इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाने का काम करता है, क्योंकि ये प्रबल अम्ल है ना, तो आमाशय की भित्ति जल न जाए तो इसके प्रभाव को कम करने का काम ये श्लेष्मा करता है। गलत कथन का चयन कीजिए। नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन निषेचन कहलाता है। सही है। नर युग्मक यानी कि शुक्राणु और मादा युग्मक यानी कि अंडाणु, इनके बीच में जो संलयन होता है, फ्यूजन होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। इसी को हम लोग निषेचन बोलते हैं। इसी को हम लोग निषेचन बोलते हैं। ये निषेचन की प्रक्रिया जो है मनुष्य के अंदर मादा के यानी कि महिला के फैलोपियन ट्यूब में होता है। गलत कथन चुनना है, ये तो सही है ना, ये तो सही है। नर जनन कोशिकाएं परागकण द्वारा निर्मित होती है। नर जनन कोशिकाएं परागकण द्वारा निर्मित होती है, बिल्कुल सही है। जो परागकण होते हैं जब ये आकर के लैंड करते हैं वर्तिकाग्र पर, जो कि मादा जनन भाग है, तब जाकर के पोलन ट्यूब बनता है और उस पोलन ट्यूब में आपको शुक्राणु दिख जाएगा, यानी कि नरजनन कोशिका दिख जाएगा। ठीक, परागकोश में परागकण का निर्माण होता है। परागकोश जो है वो नरजनन भाग है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। मादा युग्मक वर्तिकाग्र में उपस्थित रहता है, गलत हो जाएगा। मादा युग्मक तो जैसे मादा जो जनन भाग है प्लांट के अंदर, पुष्प के अंदर, उसमें ये सबसे ऊपर वर्तिकाग्र होता है, फिर ये वर्तिका होता है और नीचे फूला हुआ भाग अंडाशय होता है। इस अंडाशय में बीजांड होता है और इसमें जो है वो कोशिका होती है, अंडाणु। इसमें अंडाणु होता है ना, इसमें अंडाणु होता है। तो ये कहना गलत हो जाएगा, ये फॉल्स है, यानी यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निषेचन से हमें युग्मनज प्राप्त होता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। जब यहाँ पर निषेचन होगा तो इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा जाइगोट। इससे बनेगा जाइगोट। जाइगोट यानी कि एक कोशिकीय भ्रूण। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है और ये
सूजा हुआ भाग, फूला हुआ भाग नीचे का अंडाशय है, अंडाशय के भीतर बीजांड है, बीजांड में अंडाणु होता है, या फिर बोल सकते हो कि मादा युग्मक मौजूद होता है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है? वैसे तो कार्य जो है ये एक अदिश भौतिक राशि है, लेकिन कार्य धनात्मक भी हो सकता है, कार्य ऋणात्मक भी हो सकता है, और कार्य जीरो भी हो सकता है। कार्य धनात्मक होता है यदि बल और विस्थापन की दिशा एक समान हो जाए, यानी विस्थापन बल की दिशा में हो। कार्य ऋणात्मक होता है यदि बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो। और ये जो कार्य है ये जीरो हो सकता है अगर विस्थापन जीरो हो जाए, ये कार्य जीरो हो सकता है अगर बल ही जीरो हो, और ये कार्य जीरो हो सकता है अगर बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो जाए। वैसे केस में ऋणात्मक कार्य माना जाता है जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत हो। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। संयोजन अभिक्रिया को डैश के रूप में दर्शाया जा सकता है। संयोजन अभिक्रिया की खास बात क्या है? अभिकारक चाहे जितने भी हो, 2 हो या 2 से ज़्यादा हो, उत्पाद आपको एक ही मिलेगा, उत्पाद आपको एक ही मिलेगा, सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा आपको। यही इसकी खास बात है, सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, है ना, सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। देख लो सिंगल प्रोडक्ट किस में है, एक उत्पाद किस में है। यहाँ पर 2 उत्पाद है, नहीं होगा, यहाँ पर 2 उत्पाद है, नहीं होगा, यहाँ पर 2 उत्पाद है, नहीं होगा, यहाँ पर एक ही उत्पाद है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सिंगल प्रोडक्ट आपको मिलेगा। ये संयोजन अभिक्रिया की खास बात है। और वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा, एक अभिकारक मिलेगा, सिंगल रिएक्टेंट मिलेगा, वो वियोजन अभिक्रिया की खास बात है। फलों और बीजों में निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन की उच्च सांद्रता होती है? फलों और बीजों में, या फिर बोल दो जहां जहां कोशिका विभाजन जो है वो तीव्र होती है, वहां वहां आपको मिलेगा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, साइटो का मतलब होता है कोशिका और काइनिन का मतलब होता है विभाजन। तो जहां जहां कोशिका विभाजन तीव्र होती है, जहां जहां कोशिका विभाजन तीव्र होती है, कोशिका विभाजन तीव्र होती है, वहां वहां साइटोकाइनिन जो है उच्च सांद्रता में मिलती है। सारे के सारे जो है ये पादप हार्मोन है, ये सारे के सारे पादप हार्मोन है। तो साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, और इसलिए यह उन क्षेत्रों में जहां कोशिका विभाजन तीव्र होता है, विशेष रूप से फलों और बीजों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है। फलों और बीजों में जहां कोशिका विभाजन तीव्र होता है, वहां ये साइटोकाइनिन जो है अधिक सांद्रता में पाया जाता है। ऑक्सिन हार्मोन, जिबरेलिन हार्मोन और एब्सिसिक अम्ल, इनके बारे में भी आप याद रखिए। ऑक्सिन हार्मोन प्ररोह के अग्रभाग में संश्लेषित होता है, तने के शीर्ष पे संश्लेषित होता है, और कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करवाता है, कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करवाता है, यानी कोशिका की लंबाई को बढ़ाता है। इस ऑक्सिन हार्मोन के कारण ही पौधे जो होते हैं वो प्रकाश की दिशा में झुक जाते हैं, मुड़ जाते हैं, आप बोल सकते हो। जिबरेलिन हार्मोन भी ऑक्सिन की तरह तने की वृद्धि में सहायक होते हैं। कभी आपसे पूछ दिया जाए कि कौन सा हार्मोन है जो तने की लंबाई को बढ़ाता है, तो आप बोलेंगे जिबरेलिन। वैसे तो ऑक्सिन का भी रोल होता है, लेकिन कोशिका की लंबाई या फिर कोशिका के दीर्घीकरण में, यानी कोशिका की लंबाई को बढ़ाने में ऑक्सिन का रोल होता है। अगर ऐसा सवाल आए तब जाकर के आपको ऑक्सिन को टिक करना है। तने की लंबाई बढ़ाने में कौन सा हार्मोन जो अपना रोल प्ले करता है? ऑक्सिन, जिबरेलिन, दोनों का रोल होता है, लेकिन जिबरेलिन आप जो है पहले प्रायोरिटी पर रखेंगे। एब्सिसिक अम्ल, ये क्या है कि प्लांट के ग्रोथ को रोकता है। एब्सिसिक एसिड जो है प्लांट के ग्रोथ को रोकता है। ये प्लांट के फायदे के लिए होता है, नुकसान के लिए नहीं होता है। पत्तियों का मुरझाना इसके प्रभावों में सम्मिलित है। पत्तियां जो मुरझा जाती हैं, है ना, पत्तियां जो मुरझा जाती हैं, इसमें एब्सिसिक एसिड का रोल होता है। तो बस आपको प्लांट हार्मोन के बारे में इतनी बातें ध्यान में रखनी है। यहीं से आपके एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा जाता है, इससे ज़्यादा आपको नहीं जानना है। यदि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण u, g और h किसी वस्तु को क्रमशः आरंभिक वेग, u आरंभिक वेग है, g गुरुत्वाकर्षण त्वरण है यानी कि गुरुत्वीय त्वरण है, h ऊंचाई है, तो इसका अंतिम वेग निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है? किससे प्राप्त किया जाता है? तो अगर आपको u पता हो, अगर आपको g पता हो, अगर आपको h पता हो, तो v आप कैसे निकालेंगे? तो गति का जो तीसरा समीकरण है v² - u² = 2as, इसी में क्या करना है आपको?
सब कुछ तो सेम टू सेम रहेगा। ये जो A है उसके स्थान पर आपको G कर देना है और S के स्थान पर आपको H कर देना है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी धातु प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला में सबसे ऊपर है, यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर है। रिएक्टिविटी सीरीज आपको कंठस्थ जो है वो होनी चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर तो भरपूर सवाल जो है आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज रटा होना चाहिए। सबसे ऊपर आपको पोटेशियम मिलेगा, उसके बाद सोडियम है, कैल्शियम। अच्छा, इसमें सबसे ऊपर कौन है, तो पोटेशियम आपको दिख रहा है, पोटेशियम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये ऊपर से नीचे जो है घटते क्रम में रिएक्टिविटी दी गई है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिएक्टिविटी है। सबसे ऊपर मोस्ट रिएक्टिव और सबसे नीचे लीस्ट रिएक्टिव, है ना। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ऊपर से नीचे, ये ध्यान में रखिएगा। जाइलम का कार्य क्या है, जौ से जाइलम और जौ से जल। जौ से जाइलम, जौ से जल, जल का संवहन है, जल के साथ खनिज का संवहन है, ये जाइलम के द्वारा किया जाता है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और भोजन का संवहन, देखो फ्लोएम, है ना, फ्लोएम। तो फ से फूड और फ से फ्लोएम, ऐसे याद रख सकते हो ना। भोजन का संवहन यानी कि फूड का ट्रांसलोकेशन, फूड का ट्रांसपोर्टेशन। तो फ से फ्लोएम और फ से फूड, फ्लोएम के जरिए फूड का जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है। जौ से जाइलम, जौ से जल, जल का संवहन जाइलम के द्वारा होता है और जल के साथ साथ जो है खनिज का भी संवहन जाइलम के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 1 वोल्ट के मान के बराबर है। जे जूल है, सी कूलम है और एस सेकंड को दिखा रहा है। देखिए, ये जूल कार्य, जूल आएगा कार्य के लिए, कूलम आएगा आवेश के लिए और सेकंड आएगा टाइम के लिए, और ये वोल्ट है जो कि विभवांतर के लिए आएगा। इन सारे में क्या रिलेशन है, इन सारे में क्या रिलेशन है, तो W बराबर Q इंटू में V होता है। W बराबर Q इंटू में V होता है। यहाँ से V बराबर आ जाएगा W बाई Q। अगर इसे 1 वोल्ट करना है तो हमें कार्य 1 जूल लेना होगा और आवेश 1 कूलम लेना होगा। तो 1 जूल बट्टे में 1 कूलम, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध लवणीय विलयन यानी कि ब्राइन सॉल्यूशन के विद्युत अपघटन के दौरान कैथोड पर कौन सा आयन अपचयित होता है। आपने देखा थोड़ी देर पहले क्लोर अल्कली प्रोसेस में 3 उत्पाद बनते हैं। 3 उत्पाद में सोडियम हाइड्रोक्साइड है, 3 उत्पाद में सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, ठीक। ये जो क्लोरीन है ये एनोड पर मुक्त होती है ना। एनोड जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है और इन दोनों का निर्माण बोल सकते हो कि कैथोड पे होता है ना, कैथोड पे होता है। कैथोड जो है नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। तो कैथोड पर कौन सा आयन बनता है, तो आप क्या बोलेंगे, H+। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कैथोड पर H+ आयन, कैथोड पर कौन सा आयन अपचयित होता है, तो कैथोड पर जो है H+ आयन अपचयित होता है। ये जो H+ है ना, ये H में कन्वर्ट हो जाएगा और ऐसे ऐसे बहुत सारे H होंगे, ऐसे ऐसे बहुत सारे H होंगे, फिर वो कंबाइन करके H2 बना लेंगे और फिर ऐसे हाइड्रोजन गैस जो है वहाँ पर मुक्त होती है। किस कोशिका का आकार बदलता रहता है, तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो इसका आकार है वो फिक्स नहीं है, आकार आकृति फिक्स नहीं है ना। ये अपने आकार को अमीबा जो है ये बदल सकता है ना, ये अपने आकार को अमीबा बदल सकता है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की सतह के निकट m द्रव्यमान वाली किसी वस्तु पर गुरुत्वीय त्वरण डैश होगा। देखो, पृथ्वी की सतह के निकट जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो हम लोग एक समान मान लेते हैं, है ना, एक समान मान लेते हैं और गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला जो है Gm/r² होता है। पृथ्वी की सतह के निकट इसका मान हम लोग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मानकर चलते हैं और
ये जो मान है ये स्वतंत्र है, ये पिंड के द्रव्यमान पे, पिंड के आकार पे, पिंड के घनत्व पर निर्भर नहीं करता है। ये जो g का मान है ये डिपेंड करता है ग्रह का द्रव्यमान क्या है, ग्रह का आकार क्या है, ग्रह का घनत्व क्या है, इस बात पर। तो पृथ्वी के सतह के निकट m द्रव्यमान वाली किसी वस्तु पर गुरुत्व त्वरण डैश होगा, तो हम बोलेंगे m से स्वतंत्र है। द्रव्यमान जो है चाहे भारी वस्तु हो चाहे हल्की वस्तु हो, द्रव्यमान कुछ भी हो, g का मान हम लोग 9.80 लेते हैं सबके लिए। निम्नलिखित में से किस धातु की नम वायु में संक्षारित होने की संभावना सबसे कम है? तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो धातु जितनी कम अभिक्रियाशील है उनका संक्षारण उतना ही कम होगा। तो जैसे लोहे के ऊपर आसानी से जंग लग जाता है, लोहे का संक्षारण बहुत ही जल्दी हो जाता है। पोटेशियम है, सोडियम है, अगर आप नम वायु में छोड़ दो या फिर पानी में डाल दो, इनमें तो आग ही पकड़ लेता है, तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। अब देखो सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, इन सारे का संक्षारण नहीं होता है क्योंकि ये बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। तो इन चारों में देखो सबसे नीचे कौन है रिएक्टिविटी सीरीज में? तो कॉपर आपको दिखेगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे वायु में संक्षारित होने की संभावना सबसे अधिक अगर पूछा जाता तो हमारा आंसर यहाँ पर मैग्नीशियम हो जाता। हमारे शरीर से हानिकारक चयापचय अपशिष्टों को किस जैविक प्रक्रिया द्वारा निष्कासित किया जाता है? हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जो हमारे बॉडी में रिएक्शंस हो रहे हैं, तरह तरह के जो रिएक्शंस हो रहे हैं, और उन रिएक्शंस में जो वेस्ट बन रहा है उसी को मेटाबॉलिक वेस्ट कहा जाता है, उसी को चयापचय अपशिष्ट कहा जाता है। उसके निष्कासन के लिए जो जैविक प्रक्रिया है उसे कहा जाता है उत्सर्जन। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो अपाचित भोजन है, पाचन प्रक्रिया में जो अपाचित भोजन रह जाता है उसको बाहर निकाला जाता है, उसे हम मल त्याग बोलते हैं। लेकिन जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं उसका बॉडी से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। तो मूत्र का जो त्याग है वो उत्सर्जन का भाग है ना। मूत्र में जो है मेटाबॉलिक वेस्ट होता है यूरिया, उसे यानी जो यूरिया है उसे मूत्र के रूप में बाहर निकाला जाता है और वो एक्सक्रीशन है। एक किताब मेज पर पड़ी हुई है और राहुल किताब की दिशा में कुछ दूरी डी तक ले जाता है, बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? एक किताब मेज पर पड़ी हुई है और राहुल किताब की दिशा में कुछ दूरी डी तक ले जाता है, यानी जो किताब है, राहुल जो है इस किताब को खिसका करके डी विस्थापन करता है, बल लगाता है, उधर ही विस्थापन होता है। तो किया गया कार्य क्या होगा? तो किया गया कार्य जो है वो धनात्मक होगा। भाई जिधर बल लगाया गया उधर ही विस्थापन है, जिधर बल लगाया गया, मेज पर किताब है, जिधर बल लगाया गया उधर ही विस्थापन है, तो कार्य जो है धनात्मक होगा। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक किताब मेज पर पड़ी हुई है और राहुल किताब की दिशा में कुछ दूरी डी तक ले जाता है, यानी राहुल जो है जिस दिशा में बल लगाता है उसी दिशा में किताब जो है डी दूरी तक विस्थापित हो जाती है। तो राहुल ने जो बल लगाया उस बल के द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? यहाँ पर देखिए तो 4 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, यहाँ भी ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, तो यही संतुलित है, बाकी के सारे असंतुलित हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं जबकि यहाँ पर 4 हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं जबकि यहाँ पर 1 ही है। यहाँ पर देखो तो ऑक्सीजन का रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन के 2 एटम्स यहाँ पर है और यहाँ पर 1 है, 3 है जबकि इधर 2 ही है, तो ये भी असंतुलित है। निम्नलिखित में से किस जीव में विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन नहीं होता है? विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन नहीं होता है, तो यह है केंचुआ। देखो ये जो विखंडन है इसी में द्विखंडन आ जाएगा, बहुखंडन आ जाएगा, तो एक कोशिकीय जीव में होता है। लिशमेनिया जिसके कारण काला जड़ होता है, इसमें द्विखंडन होता है। प्लाज्मोडियम जिसके कारण मलेरिया होता है ना, मलेरिया होता है, इसमें बहुखंडन होता है, और अमीबा में द्विखंडन होता है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। केंचुआ बहुकोशिकीय जीव है, इसमें लैंगिक प्रजनन होगा। सी हमारा राइट आंसर। तो इसी के साथ ये हमारा सेट नंबर 10 समाप्त होता है।